हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू क्लास 24 RAS। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सूचना देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर, एक मिनट रुकें आप। क्लास 24 के प्लेटफॉर्म पे एक योद्धा बैच चलाया जा रहा है। ईओ और आरओ की तैयारी से संबंधित 12 सितंबर से ये कोर्स चल रहा है। यहाँ पर बहुत ही शानदार फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। आप देख सकते हैं सभी अनुभवी व्यक्ति हैं, सभी अनुभवी हैं। सर ने तो ईओ और आरओ के रूप में काम भी किया है, शैतान जी सर ने। और इसकी फ़ीस देखिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी टाइम भी काफ़ी है। ईओ और आरओ के एग्ज़ाम में मई 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी समय है। इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लाइक फीचर्स मिलेंगे। 200 प्लस घंटे का कोर्स है। वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा, डाउट सेशन रहेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके लिए, प्रिंटेबल पीडीएफ्स वगैरह, गाइडेंस प्रोग्राम उपलब्ध करवाया जाएगा। और आप कैसे इसको आप कर सकते हैं, मतलब इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाके क्लास 24 लिखें तो ये ऐप देखो इस लोगो से आएगी। ये लोगो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसी ऐप को ओपन करोगे तो राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करना है, वहाँ पे ईओ और आरओ सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप देखेंगे ये कोर्स की पूरी डिटेल आपके पास वहाँ मिल जाएगी। राइट, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जो हम परमाणु बता रहे थे आपको पिछली क्लास में, तो उसके अंदर से संरचना कैसी होती है परमाणु की। ठीक है भाई। तो परमाणु की संरचना के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे काफ़ी सारे सिद्धांत हम आगे भी पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में, जैसे नील्स बोर साहब ने दिया था, जे थॉमसन साहब ने भी दिया था। उससे पहले हम एक डाल्टन साहब थे साइंटिस्ट, उन्होंने परमाणु का एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं जैसे। पहले उसके बारे में देखेंगे, देन हम देखेंगे कि भाई जो मॉडर्न अप्रोच है, ये भी मॉडर्न में ही आते हैं, बट ये जनरल एक सिद्धांत है। परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन साहब ने दिया था वो जनरल है थोड़ा, इतना मतलब इन्होंने ओवरव्यू टाइप में दिया था, इतना डिटेल में नहीं बताया। पर फिर भी जब भी डाल्टन परमाणु की बात होगी, डाल्टन साहब का नाम पहले आएगा। राइट, उसके बाद बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। नील्स बोर साहब थे, जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। तो देखें आप, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सन 1808 में जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकलों से बना है, उनको बाद में तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटे हैं। जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताएं आप? कोशिका। क्या होती है? कोशिका, सेल। हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी, कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर बना होता है शरीर, अंग, अंग से मिलता है, मिलकर बनता है शरीर। उसी प्रकार कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनेगा। परमाणु से बनता है अणु, अणु से बनता है तत्व या यौगिक, उन्हीं को पदार्थ कहते हैं। राइट, तो उन्होंने कहा कि भाई ये परमाणु तोड़े नहीं जा सकते, अविभाज्य परमाणु है, कि इनके बाद इनका विखंडन या कहें डिवाइडेशन संभव नहीं है। सबसे छोटी इकाई बताया डाल्टन साहब ने। और हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा थ्योरी में, मान लो इतने डिटेल में बता रहा हूँ इसके बारे में। रीज़न है, ये जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वो प्रीलिम्स में तो इतना डायरेक्ट नहीं आएगा, बट मेंस का पार्ट है डायरेक्टली। यदि आपने सिलेबस देखा हो तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो देखना आप। इसीलिए हम पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कहीं सीधा क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में कि डाल्टन साहब का या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 3-4 पॉइंट तो इसके बारे में। तो पहला तो यही है कि अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बना रहता है। और उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तत्व के परमाणु एक समान द्रव्यमान के होंगे। जैसे कि मान लो ये कोई क्षेत्र विशेष है, कोई क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर हम लकड़ी की संरचना देखें, किसकी? लकड़ी की, वुड। तो उस लकड़ी की संरचना में अंदर देखेंगे हम, तो उसके जो परमाणु होंगे लकड़ी के, वो दूसरी कोई लकड़ी होगी यहाँ पे इसी क्षेत्र में, उनके समान होगी। कि एक क्षेत्र विशेष में
किसी भी पदार्थ के परमाणु की संरचना समान रहती है, पर क्षेत्र वाइज ये बदल भी सकती है। कैसे कि हो सकता है ये कोई क्षेत्र यहाँ पर, जैसे हम राजस्थान की बात करें, या फिर हम दूसरा क्षेत्र लें ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहाँ पे हो सकता है लकड़ियों की संरचना अलग हो, तो हो सकता है वहाँ पे डिफर करें ये कहीं ना कहीं आणविक लेवल पे। बहुत कम चांस है पर हो सकता है ऐसा। पर इन्होंने कहा जनरली किसी भी तत्व के जो समान होना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि हर तरीके के जीव भी समान नहीं होते। जैसे हमारे सामान्य यहाँ पे धरातल पे, या कहें सबसे बड़ी बात, धरातल नहीं कि मैदानी क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं के भाई बंधु उन जैसे ही जानवर यदि बर्फीले क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं तो वो अलग होंगे, उनकी संरचना अलग होगी, वो डिफर करेंगे, वो एक जैसे नहीं कहलाएंगे। ऐसे समझना है कि एक जैसे तत्वों के परमाणु एक समान होंगे, गुण धर्म कंप्लीटली समान। ठीक है। दूसरी बात कि एक से अधिक परमाणु मिलकर ही, एक से अधिक परमाणु मिलकर ही तत्व या यौगिक बनाते हैं। और ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु से मिलकर बनता है अणु, पर अणु मिलकर बनाते हैं एलिमेंट या कंपाउंड। वही है ये, बस हम सिद्धांत को एक औपचारिक रूप में पढ़ रहे हैं तो इनको बार बार करके ऐसे लिखा हुआ है, वरना कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वही तत्व और वही यौगिक की बात हो रही है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। राइट। तो तत्व और यौगिक कौन बनाता है मिलकर? परमाणु। जैसे कोशिका के बिना ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक के बिना अंग और अंग के बिना शरीर, उसी प्रकार परमाणु के बिना कोई पदार्थ नहीं बन सकता, क्योंकि जो तत्व और यौगिक बन रहा है वो भी तो एक पदार्थ ही है, टाइप अलग अलग है बस। राइट। और एक चीज डाल्टन साहब ने एक नई बात भी बताई, देखें आप, थोड़ी सी अलग बताई। क्या? कि लाइक ये कोई परमाणु है ए और ये कोई परमाणु है बी, अब इसकी परमाणु संरचना कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। अब ये दोनों मिल जाते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं ए बी। अब जो संरचना होगी ना इनके परमाणुओं की वो डिफरेंट होगी। अब इसके अणु, इसके परमाणु और इसके परमाणु दोनों मिलकर एक नई संरचना बनाएंगे। अर्थात प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं का संरचना दोबारा आकार लेती है, यानी पुनर्संरचित होते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड। पहले वो ए के हिसाब से अलग परमाणु थे, बी के हिसाब से अलग, दोनों मिल गए यहाँ पे रासायनिक क्रिया से। भौतिक क्रिया नहीं, ये ध्यान रखना, रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ए और बी के बीच में होगी, जो नया प्रोडक्ट बनेगा, पदार्थ बनेगा, उसके परमाणु अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होंगे, अरेंजमेंट बदल जाएगा, होंगे दोनों के ए और बी के, परंतु डिफरेंट टाइप से लगेंगे। मान लो पहले ए में ऐसे लग रहे होंगे परमाणु, ए ए ए इस टाइप में, और बी में ऐसे बी बी बी। अब ए बी जो बनेगा ना वो ऐसे हो सकता है, ए फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब वही रिस्ट्रक्चर होगा वो। ठीक है। अगला लास्ट की बात कि डाल्टन साहब ने ये बताया था कि रासायनिक जो संयोजन होता है, भाई केमिकली जो कंपोज्ड हो रहे हैं, लाइक बॉन्डिंग जो हो रही है केमिकल रिएक्शन के बाद, उनमें कौन से रूल अप्लाई होते हैं वो डाल्टन साहब ने बताया। ठीक है। ये हमारा एटॉमिक थ्योरी है डाल्टन की, तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, क्योंकि सीधा टॉपिक है तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बाकी का इसमें कुछ भी नहीं है नई बात सिर्फ इतनी थी कि परमाणु के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, परमाणु के तत्व और यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। सिर्फ नई बात ये निकल के आई कि जब रासायनिक समीकरण होता है या रासायनिक क्रिया होती है दो अणुओं की या परमाणुओं की, तो वो रीअरेंज कर लेते हैं खुद को अकॉर्डिंग टू द न्यू मेड प्रोडक्ट। कौन सा बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रीअरेंज करते हैं। राइट। अब चलते हैं आगे। देखें, इतना कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी। हमको ये मान के चलना है एज अ टीचर की बिल्कुल फ्रेश तरीके से, भाई कुछ भी नहीं आता हो स्टूडेंट्स को, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप सबको बहुत कुछ आता हो। अब देखते हैं नई बात कि हमने देखा एटॉमिक थ्योरी देख ली कि भाई परमाणु से मिलकर बनता है कोई भी पदार्थ। ठीक है। सबसे छोटा पार्ट माना गया परमाणु, जैसे कोशिका मानी गई। पर बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जे थॉमसन साहब आए, रदरफोर्ड आए, चैडविक आए और भी अन्य बहुत सारे, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया जो डाल्टन साहब ने थ्योरी बताई थी कि भाई कोई भी चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है, परमाणु से। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। परमाणु को डाल्टन साहब ने क्या बताया था? अविभाज्य, डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता। पर ये सब जो वैज्ञानिक आए बहुत सारे, रदरफोर्ड और जे थॉमसन टाइप में, इन्होंने ये कहा नहीं,
इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप। और जो पार्टिकल परमाणु के अंदर पाए जाएंगे उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, या हिंदी में अवपरमाण्विक कण। सिंपल ये बताया कि परमाणु परमाणु विभाजित किया जा सकता है, अर्थात डाल्टन साहब की थ्योरी थोड़ी बहुत स्तर पे, पूरी नहीं हुई कंप्लीटली, थोड़ा बहुत हिस्सा खारिज कर दिया गया ये वाला, कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई, बाकी के पॉइंट उनके लगभग सही थे, परंतु इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे सबने ऑब्जेक्शन किया नहीं कि अन्य पदार्थ के अंदर अन्य कण भी होते हैं भाई, परमाणु के अंदर भी कण होते हैं, यानी परमाणु कैन बी डिवाइडेड फर्दर। तो किस किस में टूटता है? अपरमाणविक कणों में, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने बताया अभी, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये कौन कौन से हैं बताओ? पता है सबको शायद। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डाल्टन साहब की थ्योरी खारिज की थी, उन्होंने कहा कि पार्टिकल, परमाणु अन्य पार्टिकलों में टूट सकता है, छोटे कणों में, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी सब माने छोटा, परमाणु से भी छोटा। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्या तीन ही हैं? क्या तीन ही कण पाए जाते हैं एटम में? नहीं, और भी पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, जैसे पॉजिट्रॉन, और भी बहुत छोटे कण हैं, काफ़ी हैं। अभी भी रिसर्च चलेगी तो शायद और भी निकल आए, पर जिनके बारे में पता है लगभग। ठीक है भाई, पर ये जो शुरू के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको कहा गया मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और बाकी के ये न्यूट्रोनो, बाकी के जो ये न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, और क्या है, एंटी न्यूट्रिनो है, और भी है कई सारे, इनको माना गया बहुत ही छोटे पार्टिकल, क्योंकि इनका हिस्सा परमाणु के अंदर, इनका परसेंटेज बहुत कम है, इनकी मात्रा नगण्य के बराबर है, नाम मात्र की पर है। परंतु ज्यादातर जो हिस्सा होता है परमाणु में वो तीन से ही मिलकर बनता है। परमाणु में अंदर तीन मुख्य कण हैं जिनको मूलभूत कण कहा गया है, फंडामेंटल पार्टिकल। उनमें है बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इनको फंडामेंटल कहा गया क्योंकि ये मुख्य भाग, ज्यादातर हिस्सा परमाणु का इन तीनों से बना है। और भी मैंने कहा, क्वेश्चन आ जाए क्या तीन ही कण, तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं परमाणु में? ऐसा नहीं है, और भी पाए जाते हैं, पर मुख्यतः तीन है, थोड़ी थोड़ी मात्रा अन्य कणों की भी है। अब इनके बारे में वन बाई वन हम पढ़ते हैं। पहला देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है भाई, तो अब देखो मैं एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा एटम की, देखें आप। देखो डायग्राम सही से नहीं बन पाता, इसको गोला मान लेना आप, है ना, बार बार क्या बनाऊं मैं, दूसरा बनाऊं। देखो मैं, सोचो आप, मैं कितना पुअर हूँगा डायग्राम बनाने में। देखो ये दोनों गलत हैं, मैं काट नहीं रहा इनको, मुझे पता लगता रहे कि मैं कितनी गलती करता हूँ। ठीक है, देखो ये है नाभिक। क्या है स्टूडेंट्स? नाभिक, यानी न्यूक्लियस। और ये क्या है? एटम। क्या है? एटम, परमाणु। ये मैंने परमाणु बनाया गोला वाला। परमाणु के भीतर होता है नाभिक, और नाभिक के भीतर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है नाभिक के। देखो एटम दिख रहा है आपको, ये वाला एटम। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है? एक नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बाहर चक्कर लगाता है नाभिक के बाहर, एटम के बाहर नहीं। एटम के बाहर तो मतलब बाहर ही हो गया फिर वो, एटम की सरफेस पे, अर्थात नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, अब ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे हम। अब ऊपर से हम इसको अब हटा देते हैं, तो जगह बनानी पड़ेगी। राइट, ठीक है भाई। देखिए अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके? थोड़ा ही तो पता लगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नहीं पढ़ा हमने। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे भाई, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने फिजिक्स में, जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन साहब ने बताया कि जब जब हम एक कैथोड रे लेते हैं, ध्यान है ना, कैथोड रे, ये कैथोड रे,
जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम एक कैथोड रे लेते हैं और इस कैथोड रे में हाई वोल्टेज अप्लाई करें आप। कैसा हाई वोल्टेज, ध्यान रखना, सिंपल, देखो नहीं रटना है, हम बस एक थ्योरी बना रहे हैं कहानी प्रकार से कि याद रहे, वरना डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या उसके ऊपर आवेश होता है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और कैसा वो परमाणु में अंदर होता है, सिंपल। पर फिर भी ये कहानी के लिए कि जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि हम एक नलिका लेते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, राइट। वैक्यूम ट्यूब का नाम था कैथोड रे। ठीक है भाई। अब ये कैथोड रे अंदर से पूरी निर्वात में थी, कोई भी वायु नहीं थी, कोई भी माध्यम नहीं था, एकदम कंप्लीटली खाली। फिर इस पे वोल्टेज अप्लाई किया। जब इन्होंने इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया कैथोड रे पे, तो एक इलेक्ट्रॉन का फव्वारा सा निकला, एक बीम सी निकली इलेक्ट्रॉन की। तब उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने नाम दे दिया ऐसे ही मान लो, पर ये नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज क्यों कहा? क्योंकि कैथोड रे से निकलने वाले कणों की, परमाणुओं में से निकलने वाले पार्टिकल्स की जो गुण होता है ना, वो धनात्मक ध्रुव की ओर अट्रैक्ट होता है। समझो, एक रे ली उन्होंने, कैथोड रे, कैथोड रे में उन्होंने क्या किया, निर्वात कर दिया, कोई भी माध्यम नहीं, कोई भी वायु नहीं। फिर उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। जब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उनमें से एक फव्वारा सा निकला कणों का, सूक्ष्म कणों का, बहुत सूक्ष्म कण, फव्वारा सा निकला, बीम निकली एक इलेक्ट्रॉन की, और वो बीम पॉजिटिव ध्रुव की तरफ इंक्लाइन कर गई। तब उन्हें पता लगा कि ये जो पार्टिकल निकला है ना भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, और उनका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन, राइट। अब पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें अलग रह गया हो तो। कैथोड रे 1897 में बिल्कुल जे थॉमसन साहब ने खोज की थी। उच्च वोल्टता लागू करी, विसर्जन नलिका, दाब को निर्वातन द्वारा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन कहते हैं कैथोड रे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो ये कैथोड रे बना दिया हमने, इसमें निर्वात कर दिया, उच्च दाब पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हुआ, एक फव्वारा निकला, किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे कणों का फव्वारा, बीम निकली। और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट वो जो बीम निकली ना कणों की, वो पॉजिटिव ध्रुव की ओर, धनात्मक ध्रुव की ओर आकर्षित हुई। इसीलिए जे थॉमसन ने उसका नाम दिया कि यार ये नेगेटिव चार्ज है, और इसका नाम उन्होंने अंत में इलेक्ट्रॉन दिया, जे थॉमसन साहब ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अब थोड़ी डिटेल इलेक्ट्रॉन के बारे में और देखते हैं, जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। देखें आप कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखें आप, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज -1, दिस इज 0, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को। अर्थात इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा है, माइनस आवेश है, ऋणात्मक। परंतु उसका द्रव्यमान कैसा है, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान, कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे लिखते हैं आवेश, चार्ज, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है 0, अर्थात, अर्थात आइडिया लगाना, ऐसी कॉन्सेप्ट बनता है। और आरएस की, आरपीएससी की प्रवृत्ति देखोगे ना, क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल। आप 2013-16 का देखना साइंस के टॉपिक, उनमें क्वेश्चन एक भी रटने का नहीं आया, 2 और 5 के में तो बिल्कुल नहीं आया, सारे लॉजिकल थे मोस्टली। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन इतना त्वरित क्यों रहता है, इतना गतिमान क्यों रहता है इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज़ हल्की होगी ना मित्रों, तो वो बहुत ज़्यादा गति में रहती है, बहुत हल्की होगी तो उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हल्का है, देखो द्रव्यमान 0, दैट्स वाई ये हमेशा एक्सिलरेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें, वाइब्रेटेड रहता है, एक्सिलरेटेड रहता है। रीजन 0 चार्ज, 0 द्रव्यमान है, बहुत हल्का है, और चार्ज -1, E-1 0 सर पे, ऐसे लिखते हैं। अब दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन में एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है, नया कॉन्सेप्ट, नया फैक्ट, नॉट कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, याद कर लें आप, हो जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ये चार्ज रहता है एक इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, सिंपल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी है। और ये स्ट्रक्चर भूलना नहीं है, जब भी एटम आए, अंदर नाभिक बनाना है जिसमें P+N दिखाना है, और बाहर इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ दिखा दो आप, यहीं से पता लग जाएगा भाई इसको नॉलेज है, सिंपल। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन के बारे में 1886 में गोल्ड स्टीन साहब थे, एक साइंटिस्ट, गोल्ड स्टीन। तो गोल्ड स्टीन साहब ने
ऐसे ये कैनाल रे का एक्सपेरिमेंट किया। किसका किया? कैनाल रे का, बिल्कुल ठीक है, कैनाल रे। एक उन्होंने कैनाल रे ली ऐसे ही उनकी तरह, उन्होंने फिर इसमें एक्सपेरिमेंट किया, तब उनको एक पार्टिकल निकल के आया जो ऋणात्मक ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहा था। सिंपल कि गोल्डस्टीन साहब ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक धनावेशित उन्होंने क्या ली, धनावेशित कैनाल रे ली। कैनाल रे, ये ध्यान रखने वाली बात है, वहां पर कैथोड रे थी, कैथोड रे नेगेटिव होती है, इन्होंने ली कैनाल रे। कैनाल रे ली गोल्डस्टीन साहब ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसमें सेम, प्रेशर को कम, प्रेशर को बढ़ा के निर्वात करके हाई वोल्टेज अप्लाई करके, तो उन्होंने देखा कि ये जो कैनाल रे है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से भी एक बीम निकली। किसकी? पार्टिकल्स की, छोटे कणों की, सब एटमिक पार्टिकल की, और वो नेगेटिव ध्रुव की ओर आकर्षित हुई। इसीलिए उन्होंने कहा, नाम नहीं दिया प्रोटॉन उन्होंने, गोल्डस्टीन साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जो भी ये पार्टिकल बना है, निकला है, ये धनावेशित है भाई, जो भी होगा। फिर रदरफोर्ड साहब ने इसके बारे में और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तब उन्होंने इसका नाम दिया था। रदरफोर्ड साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन दिया कि भाई ये जो गोल्डस्टीन साहब ने धनात्मक आवेश बताया था ना, पार्टिकल बताया था, वो और कुछ नहीं है, उसका नाम है हम प्रोटॉन देते हैं। और फर्दर स्टडी हुई, तब पता लगा ये प्रोटॉन कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है ये, पता नहीं क्या क्लिक हो जाते हैं मुझसे, सॉरी। समस्या है बड़ी, कोई ना, करेंगे मैनेज, देखें आप। तो गोल्डस्टीन साहब ने बता दिया धनावेशित है कोई भी पार्टिकल। फिर रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कहा कि जो गोल्डस्टीन साहब ने धनावेशित कण बताए थे, जो कैनाल रे में से निकल रहे थे और नेगेटिव ध्रुव की ओर जा रहे थे, आकर्षित हो रहे थे, तो रदरफोर्ड साहब ने कहा नहीं, ये प्रोटॉन है इसका नाम। उन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया, धनावेशित कण नहीं रहेंगे, क्योंकि धनावेशित कण तो बहुत चीजें हो सकती हैं, उन्होंने इसका पर्टिकुलर नाम दे दिया क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन। अब बाद में और भी रिसर्च हुई तो समझ में आया कि ये प्रोटॉन और कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई है। उन्होंने कहा प्रोटॉन और कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसको आप प्रोटियम बोलते हो, याद करो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसको प्रोटियम बोलते हैं, जिसका परमाणु भार 1 है और आवेश भी 1 है, यानी परमाणु संख्या भी 1 है। ऐसे लिखते हैं प्रोटॉन को, ध्यान रखना ये बात। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख रहे थे, याद है? -10, तो प्रोटॉन को लिखेंगे ऐसे, अर्थात प्रोटॉन पे भार भी है और आवेश भी है। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया। अब कि प्रोटॉन के आवेश की बात करें कि पर्टिकुलर आवेश कितना होता है इस पे, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ याद आया कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश था, चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वहीं प्रोटॉन पे कितना था? प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी आवेश में दोनों बराबर हैं। आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये याद रखना, कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है लॉजिक बनाने के लिए। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, फिर मैं बताऊंगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ के फिर मैं इनका स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। ये याद रखना, आवेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश संख्या में बराबर होता है, परिमाण में बराबर होता है आवेश, परंतु विपरीत विपरीत होता है, उल्टा होता है उसका। संख्या बराबर है दोनों की, 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन में पॉजिटिव लगाना है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखनी है। पहले न्यूट्रॉन के बारे में जान के दोबारा संरचना बनाएंगे किसकी? एटम की। फिर 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा उसके ऊपर। तो देखें आप, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक साहब ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेरिलियम पर, एक बेरिलियम एक पदार्थ है, उस पर अल्फा न्यूक्लियाई का प्रहार करवाया। इतना रटने की है नहीं जरूरत, बट पढ़ते हैं तो पूरी थ्योरी पढ़नी चाहिए हमको। कि बेरिलियम की एक, मान ले उन्होंने फॉइल ले ली, बेरिलियम या बेरिलियम तत्व होता है बेरिलियम, उसकी उन्होंने एक फॉइल ली या पदार्थ लिया बेरिलियम का, और इस पे हमला करवाया अल्फा कणों का। अल्फा कण, और अल्फा कण क्या है याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स में।
हीलियम न्यूक्लियाई है, अल्फा होता है हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम को ही अल्फा कहते हैं, यूँ मान लो आप, या अल्फा के अंदर हीलियम न्यूक्लियाई होती है। तो बेरिलियम के कणों पे, पदार्थ पे, फॉइल पे हमला कराया गया, बॉम्बार्डिंग कराई गई अल्फा कणों की, तब न्यूट्रॉन निकल के आया। और एक चीज समझ में आई कि जब हमला करवाया अल्फा कणों का, जो कण निकला था बेरिलियम से टकरा के, भाई हीलियम को टकराया, हीलियम टकराया किससे? अल्फा कण के रूप में बेरिलियम से। जब टकराया तो कोई कण निकल के आया, और पता है वो कण क्या हुआ? ना तो पॉजिटिव पोल की ओर गया ना नेगेटिव पोल की ओर गया, वो सीधा निकल गया। यानी देखो आप, यहां टकराया हीलियम तो कोई ना कोई कण उत्सर्जित हुए, कण निकले कोई, और ये कण निकलने वाले न्यूट्रल थे, अर्थात ये कोई भी ध्रुव की ओर नहीं गए, कोई भी मतलब किसी भी ध्रुव की ओर अलाइन नहीं हुए, अट्रैक्ट नहीं हुए, सीधे पार निकल गए। यानी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का। प्रोटॉन नेगेटिव की ओर गया था, नेगेटिव पोल की ओर, ध्रुव की ओर, वही प्रोटॉन कहाँ गया था? नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ध्रुव की ओर, परंतु न्यूट्रॉन सीधा निकल गया, कहीं नहीं मुड़ा वो। तो उनको समझ में आया चैडविक साहब को, भाई ये जो भी चार्ज निकला है, ये जो भी पार्टिकल निकल के आया मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद, दिस इज न्यूट्रल, उदासीन है भाई, इस पे कोई आवेश नहीं है। तो न्यूट्रॉन को लिखते हैं स्टूडेंट्स N10, अर्थात न्यूट्रॉन पे आवेश तो जीरो है, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे, परंतु द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन भारी होता है, भारी होता है न्यूट्रॉन, क्यों? वजन है उसमें, द्रव्यमान है। ऊपर द्रव्यमान लिखते हैं, नीचे आवेश लिखते हैं, आवेश देख लो जीरो है, अर्थात न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल मतलब उदासीन, कोई भी भार नहीं है। और ये प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का सा अधिक भी होता है। देखो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, प्रोटॉन उससे ज्यादा हल्का, न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भारी, मतलब देखो सबसे भारी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से हल्का प्रोटॉन, सबसे कम हल्का इलेक्ट्रॉन। क्यों? इलेक्ट्रॉन में तो भार होता ही नहीं है। एक बार मैं इनको दोबारा लिख देता हूं, देन आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखें आप, तीन चीज पढ़ी हमने, बहुत बेसिक है, इसीलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये सब आता है तो शायद, पर पढ़ाना है एक बार तो, है ना, उसके बाद अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे डिटेल वाले, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है। केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, 2-3 लेक्चर हुए मुश्किल से। देखो इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं स्टूडेंट E-10, प्रोटॉन को लिखते हैं ऐसे, और न्यूट्रॉन 10। तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश, न्यूट्रल पे कोई, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, दैट्स वाई इट इज न्यूट्रल, इसीलिए उदासीन है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रल के नाम पे न्यूट्रॉन बना दिया गया होगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्यों नाम रखा, पर ये न्यूट्रल होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब इसका भार होता है बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं भार इस पे, हल्का। इसका भार होता है थोड़ा बहुत, इसका भार सबसे ज्यादा, अर्थात न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन से ज्यादा, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ये क्रम है भार का। और आवेश का पता ही चल गया। अब क्वेश्चन आता है आपके लिए कि हमने तीनों पार्टिकल के बारे में जो कि एक एटम के अंदर पाए जा रहे हैं, तीनों की संरचना पढ़ चुके हैं, राइट। दोबारा मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, देखें। ठीक है भाई, जैसा भी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? नाभिक, जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? नाभिक के बाहर, ऐसे। ये सिस्टम ऐसा है, थोड़ा सा याद करो आप, ये सोलर सिस्टम जैसा है, यूं मान लो आप कि अंदर सूरज है, सूर्य हमारा, बाहर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी नाभिक बीच में, नाभिक सन की जगह, बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे मान लो। अब एक चीज समझो आप कि जो नाभिक होता है, ये वाला है नाभिक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कैसा आवेश होगा? न्यूक्लियस पे कैसा आवेश होता है बताएं आप। तो न्यूक्लियस पे आवेश कैसा होगा, जल्दी बताओ। सिंपल, ये देखो वो बन के किससे मिलकर बना है? वो दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे जीरो। भाई नाभिक के भीतर क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, उसका योगदान है ही नहीं आवेश में, आवेश में चार्ज में न्यूट्रॉन का कोई योगदान नहीं पूरे एटम में। भार में है, न्यूट्रॉन भारी होता है, आवेश नहीं होता। तो नाभिक की बात आ रही कि नाभिक पे क्या चार्ज होगा, तो नाभिक पे चार्ज न्यूट्रॉन के कारण तो हो ही नहीं सकता, तो किसके कारण है चार्ज बताए? नाभिक पे चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, समझ गए ना? क्यों? प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रल है नाभिक तो, सॉरी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन का कोई योगदान नहीं, तो सिर्फ
प्रोटॉन के कारण। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिक सिर्फ प्रोटॉन के कारण धनात्मक होता है, नाभिक पे धनात्मक चार्ज है, तो हमारे नाभिक पे आवेश रहेगा कैसा, पॉजिटिव आवेश, और रीजन ड्यू टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, एटम पे कैसा चार्ज होगा, एटम पे चार्ज कैसा होगा, क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी सोचो आप, 30 सेकंड लेके जल्दी सोचो। मैं लौटता हूं अभी ये डायग्राम हटा के, ठीक है। राइट, देखें मैंने बताया नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है, पर एटम पे कैसा चार्ज होगा, तो सिंपल सी बात है, एटम में कौन कौन से कण हैं उनका चार्ज देख लो आप। तो एटम के भीतर तीन ही चीजें मुख्यतः, बाकी के तो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीन की बात करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और हम बात कर रहे हैं नाभिक की, नहीं कर रहे, नाभिक का तो क्लियर हो गया पॉजिटिव चार्ज है, हम बात कर रहे हैं पूरे एटम की, पूरा एटम कैसा आवेशित है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो आप देख लो किनसे मिलकर एटम बना है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, 99%, बाकी के 1% में आते हैं सारे छोटे पार्टिकल। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे जीरो, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। अब याद करो जो मैंने बताया था कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव तो है पर कितना, पॉजिटिव 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम्ब। वही दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम्ब। मैं प्रॉपर लिख के समझाता हूं आपको, देखो भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि एटम कैसा होगा चार्ज में, एटम पे चार्ज, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दे कि भाई परमाणु कैसा आवेशित होता है, या आवेशित, या कैसे क्वेश्चन बनाए कि एटम पे कैसा आवेश होगा, सिंपल, या फिर ये कहें कि एटम धनावेशित होगा या ऋणात्मक होगा, या अन्य कुछ और हो सकता है, डिफाइन करें या बताएं, लॉजिक दें। तो सिंपल देखें आप, एटम में क्या क्या चीजें, तीन चीजें, ये प्लस, ये जीरो, ये माइनस, सिंपल। पर ये प्लस तो है, पर क्या है ये प्लस, याद करो अब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जीरो मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, इस पे कितना है माइनस का, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। देख लो आप, ये दोनों बराबर हैं, एग्जैक्ट बराबर हैं, सिर्फ साइन उल्टा है, पॉजिटिव प्रोटॉन के आगे लगा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के आगे लगा, दोनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, क्योंकि न्यूट्रॉन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो जोड़ो तीनों को, देखो प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है भाई, पूरा कॉलम नहीं लिखते हैं, प्लस में जीरो, अब साइन के साथ जोड़ते हैं, पता है ना, प्लस माइनस जहां आते हैं माइनस भारी होता है, पता है ना, प्लस माइनस जब भी आएंगे, चाहे हम एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, प्लस माइनस आएंगे तो माइनस ही आता हमेशा, -1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखो भाई, प्लस से माइनस कट गया, जीरो, जीरो चार्ज, अर्थात एक एटम न्यूट्रली होता है, न्यूट्रली चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, दैट्स वाई, इसी कारण एटम सामान्य तौर पे, देखो मैं वर्ड बोल रहा हूं, विशेष परिस्थिति की अलग बात है, सामान्य तौर पर एक परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, चार्ज की बात करें तो, बाहर में नहीं, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे, आवेश की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन बन सकता था इससे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एक थ्योरी और पढ़ेंगे अभी हम, देखें आप, अब एक साइंटिस्ट और हुए थे साहब बहुत बड़े, जे थॉमसन साहब, कौन से थॉमसन याद है, जिन्होंने क्या किया था याद है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन, बिल्कुल सही बात है। तो थॉमसन साहब ने कहा था कि ये जो परमाणु होता है ना भाई, ये होता है ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे, यूं यूं, और बीच बीच में प्लस, ऐसे, ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा हो तो ये डायग्राम देख सकते हो आप, आपके लेफ्ट साइड में देख लो आप। तो इन्होंने कहा कि एक परमाणु की संरचना को अंदर से देखें तो वो एक तरबूजे के समान होती है, तरबूजा भी दिख रहा है, देख लो राइट साइड की स्लाइड में, स्लाइड में दो इमेज हैं, एक में नॉर्मली डायग्राम है सामान्य, एक में तरबूजे को दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि जब परमाणु को खोलें हम, एकदम ओपन कर दें काट के, तब क्या होगा,
परमाणु को यदि आप ऐसे काट के अलग कर दो तो परमाणु में तरबूजे को अलग कर दो, परमाणु की संरचना तरबूजे जैसी होगी। कैसे? कि जो लाल लाल भाग है इसका, तरबूजे का लाल लाल भाग है, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ये बीज दिख रहे हैं ना आपको इसमें तरबूजे में, ये बीज हैं इलेक्ट्रॉन। उन्होंने तरबूजे से तुलना की परमाणु के अंदर की संरचना की। जो लाल लाल भाग है तरबूजे का, उसको उन्होंने माना क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बीज धसे पड़े, इन धसे हुए बीजों को संज्ञा दी उन्होंने इलेक्ट्रॉन की। अर्थात परमाणु का ज्यादातर भाग कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। चार्ज से भी ज्यादा कहें बाहर, क्योंकि चार्ज में तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अर्थात ज्यादा भाग बाहर में किसका होगा? परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो लाल लाल भाग है। और जो बीज धसे पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसी इन्होंने संज्ञा दी इसकी। तो देख सकते हैं ये वाला डायग्राम भी, ये वाला भी सिंपल। उन्होंने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं उसमें। और उन्होंने कहा कि इन दोनों का परिमाण बराबर है, किसका? धनावेश का और ऋणावेश का। धनावेश अर्थात प्रोटॉन का और ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का, दोनों का चार्ज बराबर है। दैट्स वाई वो विद्युतीय रूप से उदासीन है, जो मैंने पहले अभी स्लाइड में बताया। सेम बात है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि थॉमसन साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो तरबूजे के ऊपर तुलना की गई थी, वाटरमेलन सिद्धांत। दूसरा नाम दिया था इसका इन्होंने पुडिंग। एक मिठाई बनती है वहां पे फॉरेन में, विदेशों में, पुडिंग। क्रिसमस आता है तो पुडिंग नाम की एक मिठाई बनती है, वो तरबूजे जैसी दिखाई देती है। मतलब उसमें भी मतलब ऐसे कुछ होता होगा बाहरी पार्ट जिसको कहेंगे मतलब ठोस पार्ट, उसमें भी बीज टाइप में धसे रहते हैं। उन बीजों को संज्ञा देते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि बीज धसे पड़े, अर्थात इलेक्ट्रॉन धसा पड़ा है किसमें? परमाणु के अंदर। और जो ज्यादातर भाग है वो कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सिंपल। और उसका दूसरा सिद्धांत का दूसरा नाम है वाटरमेलन, और पहला नाम पुडिंग सिद्धांत। पुडिंग, क्रिसमस की एक मिठाई बनाते हैं वो, कंफ्यूज नहीं होना, पुडिंग कुछ नहीं होता, पुडिंग इज अ डिश। सिंपल। ठीक है भाई। अब इन्होंने मॉडल दे दिया, पर ये मॉडल में कमियां थी। ये जो मॉडल इन्होंने दिया थॉमसन साहब ने, इसमें कमियां थी। क्या क्या कमी थी वो देख लेते हैं। कि इन्होंने कहा कि ये मॉडल ने परमाणु उदासीनता तो बता दी, ये जो मॉडल थॉमसन साहब ने दिया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता दिया इसने, परंतु जब इसके अंदर, इस परमाणु के अंदर स्कैटरिंग कराई गई कणों की, भाई कणों को जब स्कैटरिंग कराई गई तब ये फेल हो गया। कहीं पे तो इसने स्कैटरिंग को सही कर दिया, कहीं पे तो स्कैटरिंग इसमें संभव हो पाई। मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं, सबके अपने अपने परमाणु होते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु ने तो फॉलो कर दिया ये स्कैटरिंग ऑफ मतलब पार्टिकल की स्कैटरिंग का फिनोमेना। कई जगह फॉलो नहीं हो पाया, पर सिद्धांत तो वही कहलाता है ना जो सब पे सेम रूप से अप्लाई होता है। इसी कारण ये सम मतलब समवॉट, थोड़ा सा हल्का सा ये फेल हो गया। इसने काफी नई क्रांति लाया, एक नई मतलब एक नई इसने राह खोली परमाणु की संरचना में, परंतु ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बता पाया किसका? परमाणु का। ये इसकी कमी थी। अब मैं 5 मिनट लेके इसकी कमी को दूर करवाता हूँ, क्योंकि टाइम अभी है अपने पास, कर लेते हैं थोड़ा सा और करेंगे 5 मिनट। कि जे थॉमसन साहब की जो कमी रही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन है जो इसमें अंदर धस रहे हैं, तो इसमें आप है जो स्कैटरिंग कराओगे पार्टिकल की, उनमें वाइब्रेशन कराओगे, गति करवाओगे, स्कैटर करवाओगे, तो भी क्या ये सिद्धांत फॉलो होता है? तब नहीं होता। अब वो सिद्धांत क्या है, कैसा है, वो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? वो अकेडमिक की बात है। हमें समझ में आ गया भाई ये मॉडल है, ये इसकी कमी है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। अब हम पढ़ेंगे इन कमियों को दूर किसने किया। तो इन कमियों को दूर किया बोर साहब ने। फिर एक वैज्ञानिक है नील्स बोर। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, बहुत टेक्निकल सा है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो नील्स बोर साहब ने दो कमी दूर की। एक कमी तो ये वाली जो अभी बताई है मैंने, स्कैटरिंग नहीं हो पाई पार्टिकल की, वाइब्रेशन करें तो कैसा मॉडल होगा। भाई अभी तो आपने बता दिया तरबूजे जैसा लग रहा है, लेकिन स्कैटरिंग करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने कहा थॉमसन साहब आपके अकॉर्डिंग तो ये ऐसी पड़ा रहेगा, कोई गति नहीं हो रही, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा, कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही इसके अंदर। ये कमी बताई, उसको दूर करेंगे बोर साहब। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा कारण दिया, गौर से देखना, कि ये है नाभिक। एन नाम दे देता हूं नाभिक का। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखना घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। अरे घूम जा इलेक्ट्रॉन, घुमाएंगे देखो ये न्यूट्रॉन मतलब सॉरी नाभिक है एक गोला। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो घूम रहा है, घूम रहा है,
सही से नहीं बन रहा, पर समझना, फीलिंग समझना आप। घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो। अब देखो आप, उन्होंने क्या कहा, किसी ने भी, जिसने भी ये कमी निकाली, ये गोल नहीं बना, एग्जैक्ट गोल बनना चाहिए बल, कि उन्होंने कहा ऐसे ऐसे घूमता 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 इलेक्ट्रॉन घूमता आ रहा है बड़े सर्कल से, घूमता घूमता छोटा होते होते नाभिक में टकराना चाहिए। ये कमी बता रहा हूँ कि इस परमाणु की जो संरचना थी, जिसके लिए नील्स बोर को आगे आना पड़ा, अपना ये सिद्धांत लाना पड़ा, बोर का परमाणु मॉडल, ये क्यों लाए? एक कमी तो वही थी थॉमसन वाली, वो बता चुका हूँ मैं। दूसरी कमी ये थी, और ये कमी डायग्राम से क्लियर होगी, क्योंकि डायग्राम ही नहीं बना थी। तो दोबारा ट्राई करता हूँ, थोड़ा ध्यान दें आप, पेशेंस रखें ना। ये नाभिक है, ठीक, अब बन गया भाई, देखो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, अंदर आया, फिर अंदर आया, फिर अंदर। अब उन्होंने इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन घूमता आ रहा है, देखो बाहर से चला, वो बाहर बड़े सर्कल से घूमता आया, घूमता आया, घूमता आया, अंदर टकराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज काम कर रही है निरंतर, हमेशा गति में है, वाइब्रेट हो रही है, एक्सिलरेटेड है, त्वरित है, तो भाई उसका ऊर्जा का क्षय होगा कि नहीं होगा? ऊर्जा का लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। और ऊर्जा का लॉस होते होते तो वो नीचे आना शुरू कर देगा ना, कि भाई बड़े सर्कल से स्टार्ट किया, घूमना घूमना, घूमते घूमते यहां उसे गिरना चाहिए न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, पर ये गिर क्यों नहीं रहा? यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में घुस जाएगा अंदर, तो नाभिक तो डैमेज हो जाना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, पूरा एटम ही कोलैप्स हो जाना चाहिए। भाई पहले एटम इतना गोला था, बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन घूमता 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 ऐसे छोटा हो जाना चाहिए ना, लास्ट में सिकुड़ जाना चाहिए ना एटम, क्यों नहीं सिकुड़ रहा? एक ही ये कमी थी। इन दोनों को दूर करेंगे बोर साहब, तो जल्दी से देखें कि बोर ने इन दोनों कमियों को दूर किया, कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का लॉस क्यों नहीं कर रहा, ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही इलेक्ट्रॉन की, और दूसरी कमी थॉमसन वाली। ठीक है भाई, दोनों देखो अब। तो उन्होंने ये कहा, बोर साहब ने, जल्दी से देखें, थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ, कि उन्होंने कहा कि भाई ये है नाभिक, नाभिक को उन्होंने प्लस से डिनोट कर दिया। क्यों? क्योंकि नाभिक होता है आवेशित पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम प्लस से लिख रहे हैं, तो नाभिक है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। देखो डायग्राम थोड़ा, सॉरी टू से, बट अब कितना भी कर लो बट हो नहीं पाता। एक मिनट, ठीक है, करते हैं, इसमें और टाइम चला जाता है 2-4 मिनट, तो देखें आप। ठीक है, ऐसे मान लेना, अब ये गोला मान लेना, बस खत्म करो कहानी, है ना? ठीक है। अब ये नाभिक है, और ये सेल है के, ये है एल, और इसके एक और गोला बना दोगे, उसको मान लेते हैं एम। ठीक है भाई, उन्होंने कहा, देखो समझने पे ध्यान देना आप, जानने दो डायग्राम को, कि बीच में प्लस दिख रहा है, ये है नाभिक, नाभिक के चारों ओर के गोला, एक गोला के नाम दे दिया, के ऊपर बड़ा गोला एल गोला, एल के बाहर एम गोला, और ऊपर चलते चले जाओ, बहुत सारे गोले हैं ऐसे। तो मतलब नाभिक के चारों ओर एक कक्षा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बहुत सारी कक्षाएं। देखो ऊपर वाला डायग्राम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, देखो ऊपर वाला डायग्राम देखोगे समझ में आएगा, कि बीच में नाभिक, फिर एक गोला के, बड़ा गोला, उससे एल, उससे बड़ा एम, एन, चलते चले जाएंगे, जैसा एटम होगा उस पर निर्भर करेगा। किसी एटम में के ही होगा अकेला, किसी में के एल दोनों होंगे, किसी में के एल एम होंगे, किसी में के एल एम एन होंगे, और किसी में ओ भी होगा, बढ़ते चले जाएंगे, एटम पे डिपेंड करेगा। छोटा एटम होगा तो कम कक्षाएं होंगी, ऑब्वियसली बात है, छोटा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जितने कम इलेक्ट्रॉन कक्षाएं उतनी कम होंगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कक्षाएं उतनी ज्यादा होंगी, सिंपल। ओके। अब अब उन्होंने कहा बोर साहब ने, कि भाई ये जो कक्षाएं दे रखी है ना, ये के एल एम एन, इनकी प्रत्येक की ऊर्जा होती है, प्रत्येक की ऊर्जा अलग अलग होती है, अर्थात के कक्षा की ऊर्जा अलग होगी, एल कक्षा की ऊर्जा अलग होगी, एम कक्षा की ऊर्जा अलग होगी, ऐसे अलग अलग ऊर्जा होगी। और दूसरी बात, ये ऊर्जा बढ़ते क्रम में है, अर्थात नाभिक के जितने नजदीक कक्षा होगी उसकी ऊर्जा उतनी कम होगी। समझ में आ रहा है ना, कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं, के से स्टार्ट होके चलते चले जाओ एबीसीडी में, के एल एम एन ओ, इस टाइप में। तो के की ऊर्जा सबसे कम, क्यों? नाभिक के जितने नजदीक उतनी ऊर्जा कम, के की सबसे कम, एल की ऊर्जा के से ज्यादा, एम की एल से ज्यादा, एन की एम से ज्यादा, बढ़ते क्रम में, सिंपल। और प्रत्येक
कि ऊर्जा अलग अलग है, निश्चित है। उन्होंने कहा बोर साहब ने कि भाई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में नहीं होती, ऊर्जा होती है कक्षा में, अर्थात के ऊर्जा, के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा हमेशा समान रहती है, कोई नुकसान नहीं होगा। कितने भी चक्कर लगा ले वो, आजीवन चक्कर लगा ले जब तक उसका लाइफ टाइम, एटम का इलेक्ट्रॉन कितना भी चक्कर लगाए, दिन रात लगाए, कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होगा जब तक वो अपनी कक्षा में रहेगा। के कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी अलग ऊर्जा, एल की अलग, प्रत्येक की ऊर्जा अलग अलग है, बढ़ते क्रम में है और कभी ऊर्जा का नुकसान नहीं होता। क्यों? ऊर्जा कक्षा की है ना कि इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए वो लॉस कभी नहीं होगा। पर दो केस ऐसे होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का नुकसान भी होगा और ऊर्जा लेगा भी। कैसे? यदि इलेक्ट्रॉन को, अब देखना आप, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से, ऊपरी या बाहरी कक्षा कह सकते हो, ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है, निचली कक्षा में जंप लगाता है ऊपरी कक्षा से नीचे में, एक इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा बाहरी कक्षा से नीचे कक्षा में आ रहा है, मतलब डिमोशन हो रहा है उसका, नीचे गिर रहा है वो। और बाहर वाले में क्या थी? ऊर्जा ज्यादा थी, नीचे में आएगा तो कम ऊर्जा है, तो छोड़ेगा ऊर्जा को, त्याग करेगा ऊर्जा का। तो ऊर्जा का क्या होगा इसमें बताओ आप? लॉस होगा, क्षय, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। जब ऊपरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा में जंप करेगा, कूदेगा, गिरेगा, तो ऊर्जा का लॉस करके आएगा। रीजन क्या है पता है ना? बाहरी कक्षा की, ऊपरी कक्षा की ऊर्जा निचली कक्षा में कम होती है, निचली कक्षा से ऊर्जा का लॉस करके ही तो आ पाएगा, सिंपल। अब दूसरी बात है कि जब नीची कक्षा का, निचली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में जाना चाहता है, बाहरी कक्षा में जाना चाहता है, तो नीचे कक्षा में तो ऊर्जा कम होती है, बाहरी वाली कक्षा, ऊपर वाली कक्षा में ज्यादा ऊर्जा, तो उसे ऊर्जा चाहिए। क्यों? वो प्रमोट हो रहा है, वो ऊपर जाना चाहता है, जंप करना चाहता है, अपर, ऊपर जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा चाहिए उसे अधिक, तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, सिंपल। और कोई ऊर्जा का लॉस कभी नहीं होता। यदि अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो कभी भी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में घूमेगा। जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपनी निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, बुध ग्रह अपनी चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में, पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है, और भी मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि सब अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कभी ओवरलैप नहीं करते। समझ रहे हैं ना आप? तो बस यही रूल है, सिंपल वाला, कुछ भी नहीं था इसमें, नॉर्मल था एकदम। कमी बता दी उन्होंने कमी क्या, कमी दूर कैसे करी? उन्होंने कहा था, जिसने भी एक थ्योरी दी थी कि गिर क्यों नहीं रहा वो अंदर नाभिक में, ऊर्जा का नुकसान होते 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 अंदर घुसना चाहिए नाभिक में, क्यों नहीं घुस रहा? इसलिए नहीं घुस रहा कि सबकी सेल अलग हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहे, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे। और दो कंडीशन याद रखनी, ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, ऊर्जा का ग्रहण कब करेगा कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल। अब इसकी भी कमी थी, जो बोर मॉडल था इसकी भी कमी थी, वो मैं बता देता हूं। देखें आप, बोर साहब का सबसे बड़ी कमी कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, पर उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट किया था। और हाइड्रोजन एटम में बहुत छोटा, हाइड्रोजन में कितना होता है पता ही आपको? एक बाहर है, एक ही उसका आवेश है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने सिंपली हाइड्रोजन के लिए कर दिया एक्सपेरिमेंट, और अन्य तत्वों के बारे में नहीं बता पाए। थ्योरी उनकी फेल नहीं हुई, ध्यान रखना, उनकी थ्योरी फेल नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं कमी थी उसमें, टोटली फेल नहीं हुई। आगे जो रिसर्च हुई ना, तो इसी मॉडल को आधार बना के करी गई। जैसे हुंस का एक रूल आता है, और भी काफ़ी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी खोज करी, इसी के आधार पे करी, और भी डिस्कवरी हुई एटम के बारे में। पर ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है, तत्व हैं, उन पे कैसे अप्लाई होता है ये वाला रूल, JKLM वाला, ये KLM वाला, कौन सा परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है उनको नहीं बता पाया, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बताया। तो ये एक कमी है बोर मॉडल की। और ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है इतना, ये मेंस का भी हिस्सा है, ये टॉपिक है जो, तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक जो बॉन्डिंग होती है, भाई केमिकल रिएक्शन हुई एटम की, उसके बाद बॉन्डिंग होगी तभी तो जुड़ेगा, या तो कोवैलेंट बनेगा या आयोनिक बनेगा। भाई आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये दोनों बॉन्ड जब बन रहे तब परमाणु कैसे संरचित होते हैं, कैसे बॉन्डिंग करते हैं, कैसे आबंध बनाते हैं, रासायनिक आबंध, उसको नहीं बता पाया। तो दो कमी थी बोर साहब। और आप ये पढ़ लेना
एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है, तो आप ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जनरल टॉपिक है, ऐसा कोई है नहीं इनमें समस्या, राइट। तो कल आपसे फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।